अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10th के फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, आज एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जिसके दो पार्ट्स हैं, यानी कि ऑल्टरनेट हैं, या तो आप कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं। उसका मैं आपको जो ऑल्टरनेट वाला पार्ट है, यानी जो बी पार्ट है, वो समझाने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म गिवन है और हमें मालूम करना है उसका क्रिटिकल एंगल, पहली बात। और फिर कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कि वो जो हमें गिवन है एक प्रिज्म, वो यकीनन गिलास का बना हुआ है, तो उसका जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। ठीक है जी। क्या क्या हमारे पास है, पहले अपरेटस देख लेते हैं। अपरेटस में हमारे पास है ग्लास प्रिज्म है, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग पेन्स हैं और ड्राइंग पेपर होगा, और प्रोटेक्टर और थंब पिन्स वगैरह अवेलेबल होंगी आपको जो है वो इस प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है ना। तो जो भी आपने काम करना है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये थ्योरी समझो कि थ्योरी क्या है, बेसिकली इस पूरे जो प्रैक्टिकल है उसका मकसद क्या है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐसा समझो कि ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है ना, और एयर जो है वो थोड़ा सा हल्का मीडियम होता है, उसे कहा जाता है रेयर मीडियम। और पानी जो है वो एयर के लिहाज से थोड़ा सा भारी है और उसे कहा जाता है डेंसर मीडियम। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखो। हल्का मीडियम जो होता है, जहाँ पर ट्रैवल करना आसान होता है, उसे रेयर मीडियम कहते हैं। और वो जगह जहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम, उसे डेंसर मीडियम कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस होता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ रेयर से डेंसर, तो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम हमारे लिहाज से एयर है। एयर के बाद जो ट्रैवल करना मुश्किल है वो वाटर में है। और गिलास और ज़्यादा डेंसर मीडियम है, क्योंकि गिलास के थ्रू तो हम ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा आप इससे अंदाज़ा लगाना कि हमारा ट्रैवल करना कितना आसान है, मीडियम उतना रेयर है, और जितना ट्रैवल करना मुश्किल है उतना मीडियम डेंसर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, और रे ऑफ लाइट एयर से दाखिल होना चाहती है वाटर में। तो देखो, वैसे तो उस रे ऑफ लाइट को इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। रे ऑफ लाइट जब भी एयर से वाटर में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है, और लेट से वो इस रास्ते को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो असर नज़र आया वो ये नज़र आया कि हवा में ट्रैवल करना आसान है, तो उसका एक रास्ता चल रहा था। लेकिन क्योंकि पानी में ट्रैवल करना मुश्किल है, तो उसको अपने रास्ते को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम दिस डेंसर मीडियम। तो स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल गिलास से एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है रे ऑफ लाइट। तो फॉर एग्जांपल गिलास में से लाइट ट्रैवल कर रही थी, तो इसको एक रास्ते को फॉलो करना चाहिए था, ये वाले रास्ते को, पर नतीजे में क्या होगा, अब वो बेंड हो जाएगी और इस तरीके से दूर जा रही है। जाहिर सी बात है, गिलास में ट्रैवल करना मुश्किल था, तो गिलास में कम स्पीड में ट्रैवल कर रही थी लाइट। जैसे ही एयर के अंदर आएगी स्पीड बढ़ेगी और यकीनन वो फैलेगी, और थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि वो अवे बेंड होती चली जा रही है। अगर हम रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करें, क्रिटिकल एंगल समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर इस तरीके से लाइट रे बेंड हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रही है और फिर लाइट रे अपनी जगह को चेंज कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना इसको इस रास्ते पे चाहिए था, थोड़ी सी बेंड हो गई। और अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज करें, लेट से इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं और कम कर दूं, इतना कर दूं मैं, ठीक है ना, बढ़ा दूं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा। बढ़ाना मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अभी जैसा कि मैंने समझाया, यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक का आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फॉर एग्जांपल अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर आके आप देखोगे कि जो रे है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर इसको मैं नीचे की तरफ करता रहूँगा तो ये वाली ऊपर की तरफ जाती रहेगी, और एक वक्त आएगा कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं, क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो फिर उस एंगल को कहते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब जो एंगल आई बन रहा होगा वो बेसिकली क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, एक और अहम बात बता दें इसी से आगे, अगर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि रे यहाँ से, सॉरी समझ लो मैंने बढ़ाया इसको, तो ये 90 डिग्री के बजाय इस तरीके से कुछ हो जाएगी। तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ओके, तो सबसे पहले आ गई हमारे पास ड्राइंग शीट, और ड्राइंग शीट को विद द हेल्प ऑफ थंब पेन्स हम लोग एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि फिर बाद में अपनी जगह से ना हिले। इनको फिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए एक ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म ये आ गया हमारे पास। ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल करना है इन्वर्टेड पोजीशन में, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, यानी कि मैट्रिक में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरीके से रख देते हैं ना, लेकिन मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ कि आपने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, इसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है। और पहला काम तो यही होगा कि जब आपने ग्लास स्लैब को रखा तो आप बनाइए इसकी आउटलाइन। आउटलाइन बनाने से फ़ायदा ये होता है, पहले ही बताया मैंने, कि ये अपनी पोजीशन को चेंज अगर कर ले, खुदा ना खास्ता हमें हटाना पड़े तो ऐसा ना हो कि फिर हम कहीं और ही रख दें, तो लोकेशन इसकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपने रख दिया। अब एक ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, वाली साइड आ रही है, वो फिलहाल हमारे काम की नहीं है। अब या तो इस तरफ या तो इस तरफ आप जो है वो तकरीबन सेंटर में बिना नापे, तकरीबन या तो इधर मिड में या तो इधर मिड में आप पिन लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर अप्रॉक्सीमेटली मिड करके एक पिन लगा दी और फिर मैंने ग्लास स्लैब को उसकी जगह पे वापस रख दिया, ठीक है ना। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए इधर एक पिन लगा दी। और अब यहाँ से मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो बात अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, क्रिटिकल एंगल को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो देखो, सामने से देखने पर ना हमें पिन कुछ इस तरीके की नज़र आएगी कि हमने इस तरीके से ग्लास प्रिज्म को रखा हुआ है और फिर इस तरीके से पिन को इस एंड पे लगाया। और अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हमने इस तरफ से आके इसको ऑब्जर्व करना है कि ये पिन कहाँ पर नज़र आ रही है। अब मेन जो बात आपने ऑब्जर्व करनी है, आप ज़रा राइट साइड पे जाते रहो और पिन को ऑब्जर्व करो। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको पिन कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा राइट साइड पे जाते रहे तो फिर आपको पिन अपेयर होना शुरू होगी। ये देखो पिन नज़र आने लगी इधर, ये पिन नज़र आ रही है। और जैसे ही मैं वापस जा रहा हूँ इस तरफ तो पिन नज़र नहीं आ रही। अब मैं और राइट साइड पे गया, पिन नज़र आने लगी। और होते होते जब मैं ज़्यादा मूव करता हूँ तो मुझे वो पिन नज़र आ रही है ना, मतलब क्लियर नज़र आ रही है कि एक पिन है, ये एक क्लियर पिन नज़र आ रही है। लेकिन अगर वापस जाते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड तो गायब हो जाती है। सबसे पहले तो आप इसको ऑब्जर्व कर लो कि पिन आपको नज़र आ रही है, और जब आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, राइट पर जाते हुए अपेयर होगी और लेफ़्ट की तरफ जाते हुए डिसअपेयर हो जाएगी। आपने जो पिन लगानी है, ठीक है, आपने जो इसके डिस्टेंस को देखना है, आपने जो इसकी लोकेशन को देखना है, वो ऐसे देखना है कि जस्ट आप जब लेफ़्ट पर गए गायब हो गई, और अब राइट पर जाओ आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे ही अपेयर होना शुरू हो कि आपको नज़र आए कि हाँ भाई पिन है, जैसे कि अभी नज़र नहीं आ रही, अब आप देख सकते हो आपको पिन नज़र आ रही है, बिल्कुल अपेयर होना शुरू हो तो उस पिन की सीध में जो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट आपने एक पिन लगा देनी, ठीक है, कि वो जो इमेज है वो इस पिन के पीछे छुपा हुआ है। और फिर इसी तरीके से इस पिन की सीध में, इसी पिन की सीध में अब आप दोबारा से देखें, हम एक और पिन लगा देंगे। पिन कहीं नज़र आ रही है? नहीं, इधर नज़र नहीं आ रही, और इधर बिल्कुल इसके पीछे नज़र आ रही है एक्यूरेट। और अब इसी सीध में एक और पिन लगा देंगे, इस पिन के पीछे पहली वाली पिन भी छुप जाए और उसका इमेज भी छुप जाए, ऐसा होना चाहिए। ये देख लो, अब आप क्लियरली नज़र आ रहा है, इस पिन के पीछे वाली पिन है और उसी पिन के पीछे उसका इमेज है। सामने से देखने पे हमें ऐसा कुछ नज़र आएगा कि ये पिन आ गई और इस तरीके से यहाँ पे दो पिन्स नज़र आ रही हैं, ये हो गया। ओके, अब एक्सपेरिमेंट वाली बात हो गई फिनिश। अब ज़रा मार्किंग करते हैं और काम करते हैं रेस का। तो हटाया हमने प्रिज्म को, सबसे पहले इसको मार्क किया कि ये हमारी पिन थी, फिर यहाँ पर हमने इसके दो इमेजेस देखे, इधर आ गया और इधर आ गया, ठीक है ना। अब ज़रा इसको पहले कंप्लीट कर लो, प्रिज्म पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, जिस तरह से हमें बनाना था प्रिज्म की शेप। आउटलाइन पहले ही भी पूरी कर सकते हो, बाद में भी पूरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने पहले ऐसे ही कर लिया, तभी मैंने उसको कंप्लीट कर लिया आउटलाइन को। अब स्टेप्स आपने देखने कि कौन सा स्टेप सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, इन दोनों पिन्स को मिलाते हुए आप ले जाइए सामने वाले प्रिज्म की वॉल तक। ये जो आपको प्रिज्म की वॉल नज़र आ रही थी, इससे आपने मिला दिया और ये उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जा रही है। स्टेप नंबर 1 मेरे मुताबिक ये वाला हो गया। स्टेप नंबर 2 आप क्या करें कि आप यहाँ से एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्व करें यहाँ तक का, ठीक है ना। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओ प्रिज्म के इस एंड तक, स्ट्रेट हो, टेढ़ी नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, बिल्कुल सीधी हो। और वो जो है वो आमतौर पे स्केल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, नहीं तो आप जो है वो डी से मेजर कर सकते हो कि भाई एंगल 90 डिग्री बन रहा है, या प्रकार से लगा सकते हो निशान। बहरहाल आसान करो, स्केल से सीधा सीधा इस लेंथ को आपने बना लिया और इसको मेजर करोगे कितनी आ रही है। इस लेंथ को आप मेजर करो कितनी आ रही है, ये आ रही है 1.678, ये हो रहा है 1.77 करते हैं, 1.7 है। अब जैसे 1.7 है इतना ही आप इसके ऊपर और बनाएं,
यानी कि 1.7 के ऊपर आप एक बार और निशान लगा दें। जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस आपने ऊपर की तरफ भी बनाना है इसी लाइन से, क्योंकि जो पिन होती है ना वो हमें तकरीबन उतनी ही अंदर नज़र आ रही होती है प्रिज्म के जितना कि यहाँ का डिस्टेंस होता है। ये वाला डिस्टेंस नापा है, स्टेप नंबर 2 लाइन बनाई और उतना ही डिस्टेंस ऊपर बना दिया स्टेप नंबर 3। 1 2 3 तीनों स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 4, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। ये आ गया पॉइंट, ये आ गया पॉइंट। यहाँ तक तो चलो आप बना लीजिए कंप्लीट। इसके आगे जो है ना आप कर लें अपेरेंट। यही वो लाइन है जिसका एंगल आपने मेजर करना है ना। स्टेप 1 2 3 और ये वाली लाइन बनाई, ये हो गई हमारे पास लाइन स्टेप नंबर 4। अब आखिरी काम ये है कि जहाँ पे इसने वॉल ऑफ प्रिज्म को कट किया है इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है पिन वाला जहाँ पे इसने कट करा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। यही एंगल 2C बनेगा बेसिकली ना, ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, जिसे हमें मेजर करना होगा। ये जो एंगल बना है ना, ये वाली लाइन का स्टेप नंबर 5 था, और ये जो एंगल बना है ये एंगल कहलाता है एंगल ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को बेसिकली हमने मेजर करना है। जब हम मेजर करेंगे तो फिर सारी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो अब आप डी को इस्तेमाल करें और ऐसे रखें कि ये जो आखिरी वाली लाइन है इसके ऊपर डी की जो रेफरेंस वाली लाइन है 180 डिग्री वाली वो आ जाए। ठीक है ना, ये आ गया। यानी कि जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको इधर रखना है और ये लाइन आनी चाहिए स्ट्रेट, ऐसे करके। ये आ गई रेफरेंस वाली लाइन और पॉइंट पे हमने रख दिया। ओके, अब ये जो डॉटेड वाली लाइन है उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि डॉटेड वाली लाइन क्या आ रही है, कितनी आ रही है। तो ये अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ डॉटेड वाली लाइन, तो ये आ रही है 81 पर। ठीक है, यहाँ से नाप रहे हैं, ये रेफरेंस है 0 10 20 30, तो ये आ रही है 80 और 80 से एक लाइन आगे जा रही है तो 81 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो एंगल है ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल वो 81 डिग्रीज आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ जो परफेक्ट होगा वो 84 आएगा। परफेक्ट जो एंगल आएगा ना 84 के जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा, आपने ध्यान में रखना है। तो 81 बुरा नहीं है ना। जैसे ही हमारे पास एंगल 2C आ गया, अब हम एंगल C मेजर करेंगे और वो सीधा सीधा काम होगा। जो एंगल 2C आया था उसको डिवाइडेड बाय 2 कराएंगे, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 81 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया, एंगल C बराबर आ गया 40.5 डिग्रीज का। ठीक है, अब फाइनली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए था, तो वो होता है 1/sin एंगल C। तो हमें करना है 1 डिवाइडेड बाय sin 40.5। तो पहले पता क्या करो, पहले आप एंगल साइन मालूम कर लो 40.5। साइन 40.5 ये आ गया बराबर 0.649। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 1/0.65 कर लेते हैं और 1 डिवाइड बाय 0.65, तो ये आ गया 1.53। एक्चुअल आंसर 1.52 होता है, लेकिन ये तो बहुत सही आ गया। 1.5 आ जाए तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। ठीक है भाई, तो ये हो गया मुकम्मल हमारा प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद हमें आना है ऑब्जर्वेशन में। अब ऑब्जर्वेशन में आप देखो, हमें ये प्रैक्टिकल जो है वो 3 मरतबा परफॉर्म करना है। ठीक है ना, 3 मरतबा हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंगल आया था ना, जिसको हम एंगल 2C कह रहे थे, ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, वो इधर लिखेंगे। फिर एंगल क्रिटिकल एंगल इधर लिखा जाएगा और फिर कैलकुलेटर की मदद से पहले 1/sin C निकालेंगे, या पहले आप sin C अलग से मालूम कर लो जो भी यहाँ से एंगल C आएगा, और फिर उसका 1 डिवाइड बाय आंसर करोगे। तो देखिए हमारे पास एंगल आया था हमारे पास 81। ठीक है, और फिर हमने उसका हाफ़ किया था, क्रिटिकल एंगल निकाला था, तो आया था 40.5। ठीक है, तो फाइनली जब आप करोगे 1/sin 40.5 कैलकुलेटर से जब मालूम करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.53। और जैसा मैंने आपको बताया, सारे के सारे जो आंसर्स हैं ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर ही आएंगे, क्योंकि हम ग्लास प्रिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली 1.5 होता है। अब आप जब दोबारा से एक्सपेरिमेंट करोगे तो बस ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है ना वो 80 से 84 के दरमियान में कहीं पर रहना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक आध रीडिंग तो चलती है, वरना अगर सारे के सारे आंसर्स 80 और 84 के दरमियान में आ गए ना, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, फिर जैसे ही तीनों ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी, फिगर आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, शीट के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी तीनों शीट्स, और प्रिकॉशन वगैरह आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो हमारी मेन बात है वो ये है कि हमने क्रिटिकल एंगल भी मालूम कर लिया, और क्रिटिकल एंगल की मदद से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर लिया है इस मटेरियल ऑफ ग्लास प्रिज्म का। ठीक है, तो यही हमारा प्रैक्टिकल था। अगर कोई क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।